नमस्कार। कृषि और मृदा वाले चैप्टर में एक छोटा सा आपका टॉपिक रह गया था जिसको इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिस टॉपिक का टाइटल है मृदा निम्नीकरण अर्थात सॉइल डिग्रेडेशन। सीटेट में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से कभी कभी आ जाता है। चूँकि मैंने कई बार सीटेट क्वालिफाई किया इसलिए मुझे पता है, तो पहले मैंने सोचा इसको छोड़ दूँ, आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब हमने इतनी सारी चीज़ें कवर की हैं तो इतने छोटे टॉपिक को छोड़ना सही नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी शूट किया है। और शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा निम्नीकरण का मतलब है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है ना। डिग्रेडेशन, अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी की क्वालिटी में अंतर आ रहा है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। या इसका एक दूसरा कारण यह भी है, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि मिट्टी का कटान जारी है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ मिट्टी काफ़ी है, बारिश इत्यादि हुई, वहाँ की मिट्टी कट के चली गई, तो मिट्टी कट के चली जाएगी, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा तो फिर उस मिट्टी की जो ऊपरी परत है जिसमें खनिज हैं वो सब बह जाएंगे, तो मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाएगी नीचे वाली। तो सॉइल डिग्रेडेशन या मृदा निम्नीकरण के 2 अर्थ निकल के आते हैं। पहला कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, या किसी और कारण से मिट्टी का कटान लगातार हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में सॉइल का डिग्रेडेशन होगा अर्थात मृदा का निम्नीकरण होगा। तो आशा करता हूं कि मृदा निम्नीकरण, सॉइल डिग्रेडेशन शब्द आप समझ गए होंगे। इसके 2 अर्थ हैं। पहला कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है, इसके अलावा दूसरा मिट्टी का कटान लगातार हो रहा है। तो आइए समझते हैं किस किस कारण से सॉइल डिग्रेडेशन होगा और इसके मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले कारण समझते हैं, किन कारणों से मिट्टी की क्वालिटी में कमी आती है या मिट्टी का कटान होता है। तो सबसे पहला है जंगल काटने से। जंगल काटने से क्या होगा, मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, उस पर बहुत जंगल लगे हुए हैं, अगर आपने जंगल काट दिए हैं तो वो ज़मीन खुली हो जाएगी, और जब बारिश इत्यादि होगी तो बारिश के पानी के साथ वो मिट्टी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जंगल के कटने से भी आपकी मृदा का डिग्रेडेशन होता है अर्थात मिट्टी का कटाव लगातार होने लगता है। कटाव, इसके अलावा उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से। अगर अपने खेत में आप उर्वरक का यूज़ कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था खाद और उर्वरक, 2 शब्द मैंने पढ़ाए थे। खाद जिसे हमने कंपोस्ट कहा था, उर्वरक जिसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। खाद जैविक खाद होती है जो घरेलू कूड़े कचरे को सड़ाकर बनाई जाती है। मैंने बताया था गाय का गोबर, भैंस का गोबर, घर के पत्ते इत्यादि कूड़ा करकट हम एक जगह डाल देते हैं, काफ़ी दिन बाद वो सड़ जाता है, उसे खेत में डाल देते हैं, तो वो कंपोस्ट का काम करता है, वो मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है। लेकिन जब हम मिट्टी की शक्ति न बढ़ाकर हम सीधे पौधों को हम पावर देने का काम करें तो हम क्या यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं, जिसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र बोलते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अपने खेत में आप हद से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो आपके खेत की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो मृदा निम्नीकरण का एक और कारण है उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। आप हद से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। पहले वाले कारण से मिट्टी का कटाव हो रहा था, दूसरे वाले कारण से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। तीसरा, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से, हद से ज़्यादा वर्षा हो जाए या बाढ़ आ जाए तो उस एरिया की मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो ये भी मृदा निम्नीकरण का एक कारण है। भूस्खलन से, मान लीजिए किसी एरिया की ज़मीन धंस जाए, भूस्खलन का मतलब है लैंडस्लाइड, यानी कि ज़मीन धंस जाए तो उस एरिया की मिट्टी भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी कि मिट्टी का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो भूस्खलन भी मृदा निम्नीकरण का एक कारण है। अतिचारण का मतलब है कि किसी भी चारागाह में हद से ज़्यादा पशु चर रहे हों। इसका मतलब है कि देखिएगा, मान लीजिए एक फील्ड है, उसमें बहुत सारी घास है और उसमें आप पशुओं को छोड़ दो और पशु उसमें हद से ज़्यादा चारण करें, हद से ज़्यादा घास को चरें तो घास ख़त्म हो जाएगी, और जब घास ख़त्म हो जाएगी तो मिट्टी निकल आएगी, और जब बारिश होगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। अगर घास उसमें थोड़ी बहुत रह जाती है और बारिश अगर होती है तो देखिए घास का जो छोटा छोटा पौधा भी होगा उसकी जड़ होगी और मिट्टी उसकी जड़ से चिपक कर रहेगी। अगर घास है और बारिश हुई तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। लेकिन उस मैदान में हद से ज़्यादा पशुओं ने
चारण के द्वारा, ग्रेजिंग के द्वारा सारी घास खत्म कर दी है, मैदान पूरा गंजा हो गया है, वहाँ बिल्कुल घास नहीं है, तो बारिश होगी तो क्या होगा, उसमें सारी मिट्टी बह जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, हद से ज़्यादा अगर चारागाहों का अत्यधिक प्रयोग किया जाए, यानी कि पशु उसमें हमेशा चरते रहें और घास को पूरी तरह ख़त्म कर दें, तब भी वहाँ की मिट्टी का कटाव हो जाएगा। तो अतिचारण याद रखिएगा, सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। तो अतिचारण भी मृदा निम्नीकरण का एक कारण है। इसके अलावा एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, अगर आप एक ही तरह की फसल बार बार उगाते हैं किसी खेत में, तो खेत की जो उर्वरक शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, इस 6 कारणों में पहला कारण जिसमें मिट्टी का कटाव हो रहा था, दूसरा कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है, तीसरा कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है, चौथा कारण यहाँ भी मिट्टी का कटाव है। 2 कारण ऐसे थे जिसमें मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो रही थी, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उपजाऊ शक्ति में कमी हो रही थी। इसके अलावा एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही थी। जबकि कि बाकी के 4 कारण, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन 4 कारणों से मिट्टी का कटाव हो रहा था। लेकिन चाहे कटाव हो रहा हो, चाहे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, मृदा निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल डिग्रेडेशन। अब बात करते हैं मृदा संरक्षण कैसे किया जाए, दैट इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाए, तो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो खाली ज़मीन पे पौधे होंगे और पौधों की जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को जकड़ लेंगी और बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और मिट्टी के कटाव रोकने से क्या हो जाएगा, मृदा संरक्षण हो जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कम करके हम अपने खेत में कृषि करते समय ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने हैं और ना ही ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग करने हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से मृदा की उपजाऊ शक्ति में कमी होती है। अतिचारण कम करके, जैसा कि आपने देखा पॉइंट नंबर 5 पे, अतिचारण यानी कि हद से ज़्यादा पशुओं को मैदान में ना छोड़ा जाए जिससे कि वो घास खत्म ना कर दें, थोड़ी बहुत घास मैदान पर रहनी चाहिए। बांध बनाकर, अगर आप बांध बना देंगे तो बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। मान लीजिए एक नदी है और नदी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी से भर जाती है, तो हमने जगह जगह क्या किया, बांध बना दिए हैं इस पर, और बांध बना के उसके पानी को हमने स्टोर कर लिया है जिससे कि नीचे के इलाकों में ज़्यादा पानी ना फैले और बाढ़ ना आए। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। जैसे आप देखते हैं दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता था, उस पर कई सारे बांध बनाकर बाढ़ की समस्या को रोका गया है। क्योंकि जब भी बांध नदी पर बनाया जाता है तो सबसे पहला काम बाढ़ रोकना, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं बांध तब हम पढ़ते हैं टॉपिक बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है ऐसा प्रोजेक्ट जिससे एक साथ कई सारे उद्देश्य पूरे किए जा सकें। तो बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है और बांध बनाकर बाढ़ की रोकथाम कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा पानी का हम स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि पानी अगर नदी में लगातार जाएगा समुद्र में जाकर बेकार हो जाएगा। तो बांध बनाने से हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो हम नदियों पे बांध बना दें तो हम बाढ़ को कम कर सकते हैं, और बाढ़ कम हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि बाढ़ की वजह से मिट्टी कट जाती है और मिट्टी का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाकर हम एक ही फसल को बार बार ना उगाएं, हर बार क्या करें, फसलों को बार बार चेंज करके उगाएं। तो आपको देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो आपने देखा मृदा निम्नीकरण के क्या कारण हैं और मृदा संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले नए चैप्टर को शुरू करेंगे और उसमें कुछ अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिसमें साइंस के कुछ टॉपिक शामिल हैं, और EVS सीटेट के EVS सेक्शन के जो लेवल होता है उसके हिसाब से मैं सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा के चलूँगा। थैंक यू।